आइए आज देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। पिछली वीडियो में आपको अफवाह तंत्र का मोटा मोटा परिचय दे दिया था। आज हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। मैंने बताया था कि भारत में नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो मैंने बताया पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हिमालय की नदियों को भी 3 नदी तंत्रों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 पे गंगा नदी तंत्र और नंबर 3 पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फिर उसके बाद हमने बोला था कि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि आगे जो आने वाला वीडियो होगा उसके मैं आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाऊंगा। शायद हेडिंग भी डलवा दीजिए कि सिंधु नदी तंत्र। तो वही आगे देखिए हेडिंग बना लीजिए सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, ओके, ये होगी आपकी हेडिंग। ठीक, ये मैप बनाया हुआ है मैं समझना है, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ये मैप बनाया हुआ मैंने यहाँ से बनाया हुआ, ये यहाँ से चालू होता है, ये ऐसे जाके पूरा ये मैंने जम्मू कश्मीर बनाया हुआ। तो इसका जो ये रेड वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ये पंजाब है, यहाँ पे PUNJAB पंजाब लिखेंगे। और ये जो भाग है ये मैंने बनाया हुआ है, ये यहाँ से रेड लाइन और यहाँ टच होती है, फिर उसका यहाँ से आती है और ऐसे करके ये जाती है। ये कौन सा है, ये कौन सा राज्य है, ये आपका हिमाचल, इसमें HIM हिमाचल लिखोगे। ठीक, तो मैंने इतना मैप इसलिए बनाया हुआ है कि ये जो सिंधु नदी तंत्र है इन तीनों राज्य पे ही विस्तृत है। ठीक, पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं, यदि आप पूरा बनाते तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर इतना बनाते तो भी अच्छी बात है। ठीक, कोशिश करिए पूरा मैप बनाइए। अगर मैं पूरा मैप बना दूंगा तो यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं, देखिए आप हेडिंग बना लीजिए सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ कि ये तीन नदियाँ मैंने पूर्ववर्ती नदियाँ बताई होगी। मैंने बताया होगा कि एक सिंधु नदी और दूसरी सतलज नदी और क्या बोलते हैं तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियाँ पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। तो ये तीनों नदियाँ पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। और मैंने ये भी बताया होगा, मैं बताया था कि 3 नदियाँ हैं, एक सिंधु नदी, एक सतलज नदी और एक आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियाँ गार्ज का निर्माण करती हैं, बृहद हिमालय को काट कर गार्ज का निर्माण करती है। जब बृहद हिमालय को काटेंगी तो पूर्ववर्ती नदियों का भी उदाहरण हो जाएंगी। ठीक, तो ये जो तीनों नदियाँ गार्ज का निर्माण करती है, तो सिंधु नदी यहाँ से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर थे या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से या बोखरचू हिमानी से निकलती है और उत्तर पूर्व में प्रवाहित होते हुए फिर इसके बाद यह दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। फिर इसका गिलगित है, ये गिलगित के पास एक गार्ज का निर्माण करती है, जिस गार्ज का नाम है सिंधु गार्ज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु गार्ज कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा कश्मीर या गिलगित के समीप। तो यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी, जिस गार्ज का नाम है सिंधु गार्ज। अब इसके बाद क्या बोलते हैं सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी एक गार्ज का निर्माण करती है, जिस गार्ज का नाम है दिहंग गार्ज। ओके, तो दिहंग गार्ज कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और सिपकिला गार्ज आपका हिमाचल प्रदेश में किस नदी द्वारा इस गार्ज का निर्माण होता है, तो आपका सतलज नदी के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए, अब आते हैं सिंधु नदी तंत्र पे। सिंधु नदी तंत्र मैंने हेडिंग डलवाई, उसमें से एक ये पॉइंट लिखवाया कि सिंधु गार्ज कहाँ पर है। सिंधु गार्ज आपका गिलगित के समीप, दिहंग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गार्ज। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए सिंधु नदी तंत्र विश्व में विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। सिंधु नदी तंत्र, ये जो तंत्र क्या होता है, मतलब एक नदी होती है, उसकी सहायक नदियों को जोड़कर एक तंत्र बनाया जाता है, तंत्र बनता है। उसे ही सहायक नदियों को जोड़कर एक नदी की सारी सहायक नदियों को जोड़कर एक तंत्र का निर्माण होता है, उसे ही तंत्र कहते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, मैंने बोला सिंधु नदी तंत्र विश्व में विशालतम नदी तंत्रों में से एक है, विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जैसे ये सिंधु नदी तंत्र है, ये पूरी नदी ये सिंधु नदी है। तो इसकी सहायक नदियां लिखना है,
इसके अंतर्गत सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, फिर इसका सिंधु के नीचे आती है आपकी झेलम, फिर इसका चिनाब, झेलम, चिनाब, और फिर ये रावी, फिर ये व्यास और ये सतलज। तो लिखना है इसके अंतर्गत सिंधु तथा झेलम तथा चिनाब तथा रावी और व्यास तथा लिखना है सिगार तथा सिगार, जास्कर, गोमल, द्रास, कुर्रम, श्योक, काबुल आदि नदियां शामिल हैं। ठीक, सारी नदियां लिख ली। फिर क्या लिखे, नेक्स्ट वन लिखे, सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी, सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी सिंधु है। जो सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी सिंधु है, ये सिंधु नदी है। ठीक, ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती चिमाईमुलु ग्लेशियर से और ये ऐसे होते हुए यहाँ पर आ जाती है। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी सिंधु है, जो तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी से निकलती है, या बोखरचू हिमानी से निकलकर उत्तर पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए, ये देखिए यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से, और ये उत्तर पश्चिम, कहने का मतलब ये जो दिशा है, ये दिशा, ये उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए, यहाँ से निकलेगी उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए भारत में दमचौक के पास से प्रवेश करती है। यहाँ पर है ये दमचौक, ये दमचौक मैंने लिखा हुआ है, ये दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है और क्या बोलते हैं, लद्दाख और जास्कर पर्वतमालाओं के मध्य प्रवाहित होते हुए गिलगित के समीप, यहाँ से मैंने बोला चिमाईमुलु ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। और ये मैंने ये जो बनाया हुआ है ग्रीन, ये लद्दाख पर्वतमाला है और ये जास्कर पर्वतमाला है। तो लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होते हुए गिलगित के समीप तीव्र मोड़ लेते हुए, मतलब ये तीव्र मोड़ ले रही है, यहाँ से तीव्र मोड़ लेते हुए दक्षिण पश्चिम में मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। देखिए यहाँ से पहुंची और यहाँ तक गई और यहाँ तक पहुंची, फिर उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इतना आपको लिखना है। ठीक, लिखा आपने चिमाईमुलु ग्लेशियर से नदी निकलती है, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए दमचौक के पास, ये दमचौक है यहाँ पर, दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होते हुए गिलगित के समीप एक तीव्र मोड़ लेते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक, किस नदी की बात की मैंने, सिंधु नदी की बात की। ठीक, कहाँ प्रवेश कर जाती, पाकिस्तान में। ये हो गया सिंधु नदी। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए ब्रह्मपुत्र ऐसे जाती है और ऐसे करके ऐसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के जो है ये ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई, सिंधु नदी की बात कर रहा हूँ, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा इसकी भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। 1114 किलोमीटर किसकी, सिंधु की भारत में लंबाई। फिर इसका लिखना है सिंधु नदी में बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों के नाम, बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में से, देखिए ये सारी, ये बाईं ओर क्या होगा, देखो कोई भी नदी होगी, कोई भी नदी, जैसे ये नदी है, इसमें ये जल है, ये जल इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, उत्तर दिशा में। तो इसका दाईं ओर क्या होगा, इसका दाईं ओर जो मेरा दाईं ओर है, इसका दाईं ओर होगा। इधर वो प्रवाहित हो रही होगी, उधर ही के हिसाब से देखेंगे। ये जो अगर उत्तर में प्रवाहित होगी तो इसका दाएं तट कौन सा होगा, दाएं तट ये मेरा दायां तट और बायां तट ये मेरा बायां तट। ठीक है, तो सेम होगा। तो मैंने बोला कि सिंधु नदी में बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में से झेलम, सारी नदियां कहाँ से मिलती, झेलम, फिर उसका चिनाब, फिर यदि कोई नदी
कोई नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही होगी, इसका बायां इधर होगा, मतलब बायां नीचे होगा और दायां ऊपर होगा, दायां और बायां, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूं कि सिंधु नदी में बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में से 5 नदियां प्रमुख हैं। देखिए ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और किस दिशा में प्रवाहित होती है, सिंधु नदी इस दिशा में प्रवाहित होती है, जिसका दायां इधर होगा, कहने मतलब दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो जो सारी नदियां, मैंने 5 नदियां बताया, ये पांचों नदियां बाईं तरफ आके मिलती हैं, कहने मतलब नीचे की ओर आके मिलती हैं। तो सिंधु नदी में बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों के नाम है इस प्रकार है। सिंधु नदी में बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों के नाम इस प्रकार है। नंबर एक पे आप लिख लीजिए, ये जो ब्लू मैंने बनाया हुआ है ये है झेलम नदी। इस मैप को देख के हौच पौच नहीं होना है, मतलब घबराना नहीं है, इसको बड़ी सरलता के साथ हम पढ़ेंगे। एक एक करके जो मैप में दिख रहा है सब आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो इसमें दिख रहा हो आपको ना समझ में आए, सारी चीजें समझ में आएंगी, घबराइए नहीं। तो देखिए मैंने बोला बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 पे लिखिए झेलम, नंबर 2 पे लिखिए चिनाब, नंबर 3 पे ये जो नदी है ये जा रही है और यहाँ पर मिल रही। चिनाब के पास रावी के बाद ये छोटी सी नदी, ये व्यास और ये लास्ट है जो यहाँ से हिमाचल प्रदेश में और पंजाब दोनों में बहते हुए पाकिस्तान में चली है, तो उसका नाम है सतलज। तो पांचों नदियों के नाम लिखिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियाँ हो गई। फिर इसका लिखना है, ये पांचों नदियाँ पंजाब में बहती हैं। देखिए पांचों नदियाँ ये पंजाब में बहती हैं, ठीक। फिर इसके बाद पंजाब में बहती हैं और इन पांचों नदियों को पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचनद कहा जाता है। इन पांचों नदियों को पंचनद कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है, ठीक। ये हो गया पंचनद। किन किन नदियों को कहा जाता है? एक हो गई झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन पांचों नदियों को पंचनद कहा जाता है, ठीक। और लिखना है ये पांचों नदियां सम्मिलित रूप से सिंधु नदी पर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिलती हैं। ये पांचों नदियां सम्मिलित रूप से पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी से मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पांचों नदियां अपना सम्मिलित रूप से जल लेकर यहाँ पर मिठान कोट के पास किसमें सिंधु नदी से मिलती हैं। फिर क्या लिखना है? फिर इसका नेक्स्ट वन लिखिए, भारत का लेह शहर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। ये देखिए ये जो मैंने दर्शाया हुआ है, ब्लैक स्पॉट दिया हुआ है, ये सॉरी रेड स्पॉट, ये रेड स्पॉट लेह शहर को दर्शाता है, ठीक। ये यहाँ से सिंधु नदी निकलती है ये। तो ये लेह शहर कहाँ पर है? लेह शहर आपका सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर उसका मैंने बोला था कि सिंधु नदी उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए फिर उसके गिलगित के पास तीव्र मोड़ लेती है। तो गिलगित के पास जहाँ तीव्र मोड़ लेती है वहीं पर एक गार्ज का निर्माण करती है, जिस गार्ज का नाम अभी मैंने आपको बताया था, सिंधु गार्ज। फिर उसके बाद लिखना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सिंधु नदी अरब सागर में कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान का कराची है, ये मैंने दर्शाया हुआ है, और ये यहाँ पर अरब सागर से मिल जाती है सिंधु नदी, ठीक। ये हो गया सिंधु नदी के बारे में। फिर उसके बाद लिख लीजिए, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपको बताना होगा कि ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद आपसे पूछ लेता है, आजकल इतने सरल क्वेश्चन नहीं पूछता है, आजकल क्वेश्चन बड़े जटिल और पेचीदा टाइप के पूछता है, मतलब घुमा के पूछता है, जिसका आंसर आपको पता होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं समझे होंगे तो उन क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते। जैसे पूछ ले भारत की चौथी सबसे लंबी नदी, या भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, या आपसे पूछ ले भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी, या पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी लगा दे रहा है, अगर पूछ कहाँ गिरा दक्षिण भारत की, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए आप
भारत की 6 सबसे लंबी नदियों के नाम लिख लीजिए। लिखिए, नंबर 1 पे लिखिए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। फिर इसके बाद लिखिए सिंधु। सिंधु सिंधु की लंबाई कितनी है? सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर। फिर उसका लिखना है गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? आपकी 2525 किलोमीटर। फिर उसका सतलज। सतलज की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। और गोदावरी। गोदावरी 5वीं सबसे लंबी नदी है भारत की, मगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी, मगर यह नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, तो गोदावरी की लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर। फिर इसके बाद यमुना की लंबाई कितनी? 1385 किलोमीटर। यमुना की लंबाई 1385 किलोमीटर है। तो यदि इन छयों के क्रम आप याद कर लेंगे, 6 नदियां दी गई हैं, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, सिंधु 2880 किलोमीटर, गंगा 2525, फिर उसके बाद सतलज 1500 किलोमीटर, फिर उसके बाद गोदावरी 1465, फिर उसके बाद यमुना 1385। तो यदि इन 6 नदियों के नाम या क्रम से आप याद कर लेंगे तो आपको लंबाई के आधार पर कैसा भी क्वेश्चन बनाए आपको आंसर उसका आ जाएगा, आपका छूटेगा नहीं। आपसे यदि पूछ भी ले, ये अगर आपको याद है, आपसे पूछ ले कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, तो आपका तुरंत आंसर होगा गंगा। भारत की चौथी सबसे लंबी नदी सतलज। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ठीक है, तो इस क्रम को याद कर लीजिए, इसकी लंबाई याद कर लीजिए, रट लीजिए। 2-4-5 बार बोलेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, ये रट लीजिए। इसके साथ साथ आपको रखना है इन पंचनद का क्रम रटना है। पंचनद अभी मैंने बताया, पंचनद किसको कहा जाता है? 5 नदियों को, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो इन 5 का क्रम रटना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ इन पंचनद का क्रम रखना। देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ इन नदियों का क्रम। नंबर 1 पे आती झेलम। नंबर 2 पे आती चिनाब। नंबर 3 पे आती रावी। नंबर 4 पे आती है व्यास। और नंबर 5 पे आती है सतलज। 3-4 बार बोलेंगे इसको, एक बार में याद हो जाएगा। इसे एक बार अगर 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो इसको आप रट लीजिए और 6 नदियों की लंबाई रट लीजिए। ठीक, ये हो गए सिंधु नदी के बारे में। आप देखते हैं क्या बोलते हैं झेलम नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में एक चीज और लिख लीजिए। सिंधु नदी के बारे में दाईं ओर से आकर मिलने वाली, सिंधु नदी में दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में श्योक, नाम लिखिए, नदियों में से श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल आदि प्रमुख है। श्योक, काबुल, कुर्रम, फिर इसका गोमल आदि प्रमुख है। लिख लीजिए चारों के नाम। अब इसके बाद डाल लीजिए हेडिंग झेलम। हेडिंग बना लीजिए झेलम नदी। मैंने आपको सिंधु नदी पढ़ाई, अब इसके बाद इन पंचनद को एक एक करके देखेंगे, पूरे तंत्र को एक एक नदियों के रूप में देखेंगे। सिंधु नदी देख लिया, आप देखेंगे झेलम नदी। झेलम नदी तो लिखिए झेलम सिंधु की प्रमुख, क्या बोलते हैं, झेलम सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद देखिए जो कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल की पद स्थली में स्थित बैरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से निकलती है। देखिए वो कैसे, देखिए ये जो मैंने बनाया हुआ है ये शेषनाग है। ठीक, शेषनाग, फिर उसका इस जगह पर बैरीनाग है। तो मैंने बोला कि बैरीनाग के समीप स्थित शेषनाग झील से निकलती है, तो ये शेषनाग है, ये शेषनाग झील है
जहाँ से ये नदी निकल रही है, झेलम। ये नदी आप लिख लीजिए झेलम। इसके बाद मैंने बोला था कि बैरीनाग के समीप झेलम नदी, सॉरी, बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलकर झेलम नदी श्रीनगर के निकट स्थित बूलर झील में मिल जाती है। ये देखिए, ये मैंने शेषनाग बनाया हुआ, शेषनाग झील, और ये श्रीनगर है, श्रीनगर, और ये क्या बोलते हैं, बूलर झील। तो शेषनाग झील से निकलकर श्रीनगर के निकट स्थित बूलर झील में ये झेलम नदी मिल जाती है। फिर इसके बाद यह आगे चलकर मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक, ये यहाँ पर आपका मुजफ्फराबाद है और यहाँ पर मंगला है, तो मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक यह भारत पाक सीमा पर प्रवाहित होती है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। ठीक है। फिर उसके बाद यह पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। ये देखिए, ये सतलज नदी, ये झेलम नदी, फिर उसका ये दर्शाया हुआ मैंने, ये है चिनाब नदी, फिर ये रावी और व्यास, और ये सतलज। ठीक है। तो इन पांचों नदियों में से मैं झेलम नदी के बारे में बता रहा हूँ। मुजफ्फराबाद से मंगला के मध्य यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और झंग के निकट यह चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है। कुछ पॉइंट और लिखिए कि कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नौकागम्य है। कहाँ से कहाँ तक? कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नौकागम्य है। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए, झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा है। किशनगंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलम कहा जाता है। ठीक है। किसको? झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। फिर उसका देखना है नेक्स्ट पॉइंट, नीलम और झेलम नदी की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम झेलम नाम दिया जाता है। ठीक है। फिर उसका इसमें लिखिए सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। देखिए, ये कहाँ से निकल रही है? जम्मू कश्मीर से निकल रही है। तो सिंधु नदी तंत्र में यह एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यह एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय क्षेत्र से निकलकर हिमालय क्षेत्र पर ही विसर्पण करती है। ठीक, विसर्पण करती है। ओके, ये हुआ आपका क्या बोलते हैं, झेलम नदी। अब हेडिंग बना लीजिए चिनाब नदी। हेडिंग क्या बनाई जाएगी? आप क्या बनाएंगे? चिनाब नदी। चिनाब नदी। ओके, तो ये हो गई आपकी झेलम नदी, और ये इसमें लिख लीजिए झेलम, और ये है आपकी, ये लिख लीजिए चिनाब। ठीक। अब चिनाब के बारे में लिखिए। ठीक है, चिनाब के बारे में लिखिए हिमाचल प्रदेश में यह नदी चंद्रभागा कहलाती है, या चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। किस नाम से? चंद्रभागा नाम से। चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, चिनाब नदी में लिखिए इस चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। अस्किनी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है, तो आपका क्या बोलते हैं? चिनाब नदी का नाम। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए चिनाब नदी बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से
चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। देखिए यहाँ पर मैंने दर्शाया है, ये दर्रा बड़ा लाचाला दर्रा, ठीक है, दर्शाया है। यहाँ पर मैंने एक ओर से दर्शाया, मगर यह दो ओर से, दोनों ओर से निकलती है। कहने का मतलब कि चिनाब नदी बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है और आगे चलकर चिनाब कहलाती है। ठीक, ये हुआ चिनाब नदी के बारे में जानकारी। ठीक है, अब हेडिंग बना लीजिए। चिनाब के बाद हेडिंग बनाएंगे आप रावी। झेलम, चिनाब, रावी। ये रावी है, इधर रावी लिख लीजिए, रावी। ओके, रावी पे लिखिए लिखिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम? ये देखिए रोहतांग दर्रा मैंने दर्शाया हुआ है, ये तो ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से ये चिनाब और ये रावी। तो मैंने बोला कि रोहतांग दर्रे के समीप इसका उद्गम होता है। रावी नदी, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, रावी नदी के निकट स्थित व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, रावी नदी में एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसका नाम परुसड़ी या इरावती है। इसका प्राचीन नाम परुसड़ी या इरावती है। ठीक है, इसका नाम परुसड़ी या इरावती। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि क्या लिखना है रावी नदी के निकट स्थित व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है। ये वो रावी नदी का। अब हेडिंग बना लीजिए व्यास नदी। ओके, व्यास नदी में लिखिए यह सतलज की सहायक नदी है। देखिए ये मैंने आपको रावी नदी बताया, और ये जो यहाँ से निकलती है और ये यहाँ से निकलकर यहाँ पर पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है। तो इस पे लिखना है क्या बोलते हैं, व्यास नदी का मैंने उद्गम बता ही दिया कि व्यास कुंड से होता है। तो इसका लिखिए व्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है, जो पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक, ये यहाँ पर है हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। ये हो गई आपकी व्यास नदी। ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए पंचनद में यह एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं प्रवेश करती है। कौन सी? व्यास नदी। देखिए यहाँ से निकल रही है हिमाचल प्रदेश से और पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। तो ये हो गई आपकी एकमात्र ऐसी नदी जो पाकिस्तान में नहीं प्रवेश करती है। ठीक, अब हेडिंग डाल लीजिए सतलज नदी। लिखिए सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील से निकलती है। ठीक है, ये देखो मैंने मानसरोवर बनाया हुआ है, उसके समीप स्थित है राकसताल झील से इस नदी का उद्गम होता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील से होता है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, या एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यह भारत में सिपकिला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। ठीक, यह भारत में सिपकिला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यह बृहद हिमालय को काटकर एक गार्ज का निर्माण करती है, जिस गार्ज का नाम सिपकिला गार्ज है। क्या है? सिपकिला गार्ज। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए
लिख लीजिए की, लिख लीजिए सतलज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध निर्मित है। भाखड़ा नागल बांध निर्मित है। भाखड़ा नागल बांध निर्मित है। ठीक है, यह हो गया आपका सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी के बारे में सिंधु नदी के बारे में मैंने आपको बताया, फिर इसका झेलम नदी के बारे में बताया, फिर इसका चिनाब नदी के बारे में बताया, फिर इसका चिनाब नदी के बारे में बताया, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। इन पांचों नदियों के बारे में मैंने एक एक करके बहुत अच्छे से बताया और इनको दिमाग में बिठा लीजिए। आप भी ऐसा ही मैप बना लीजिए अपनी कॉपी पे और ऐसे ही दर्शाइए। ठीक है, पढ़ते रहिए और क्या बोलते हैं तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गंगा नदी तंत्र के साथ। ठीक है।